नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 25 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। अब देखो, बस 4 पॉलिटी की क्लासेस रह गई हैं। 4 पॉलिटी की क्लासेस सिर्फ रह गई हैं और फिर हमारा टाइम वही हो जाएगा सुबह डिस्कस करने का। आज भी लेट तो हुआ ही है, आपको पता ही है, लेकिन सिर्फ 4 दिनों की और बात है। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लेकिन इसमें एक नया डायमेंशन है। आज मैग्नेट्स की बात की गई है, मैग्नेट्स का क्या रोल है और इंडिया कैसे मैग्नेट्स पे दाव लगा रहा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी की जर्नी। एक आर्टिकल इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नया डायमेंशन है तो डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में, लास्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे द हिंदू के न्यू लेबर कोड्स में ना, न्यू लेबर कोड्स में इनफॉर्मल वर्कर को कैसे इग्नोर किया गया है। मतलब इनफॉर्मल वर्कर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है नए लेबर कोड्स में, तो उससे संबंधित आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में है। आप ना एक तरफ सिलेबस में जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और दूसरी तरफ सिक्योरिटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। न्यूज़ देखो ये है कि इंडिया ने ना लेट 2025 में ना एक बड़ा डिसीजन लिया है रिगार्डिंग परमानेंट मैग्नेट्स। क्या है वो डिसीजन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इंडिया ने डिसीजन लिया है परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में, उसके पीछे की कहानी क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं, क्यों इन्हें इंडस्ट्री का विटामिन्स कहा जाता है, मैग्नेट की पॉलिटिक्स क्या है, चाइना क्यों डोमिनेट कर रहा है, ये सब एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर विंड टर्बाइन है, हमें ये लगता है कि हर जगह ना लिथियम इंपॉर्टेंट है बैटरी के लिए। लेकिन देखो, लिथियम के अलावा ना एक और चीज है जो छुप कर बैठी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट कीपर है इंडस्ट्री की, वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है? देखो, ये पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ, यानी ये अलग से रो है, अलग से एक लाइन है, इनको बोलते हैं लेंथनाइड्स। इनमें देखो 17 एलिमेंट्स हैं, जैसे नियो, डायमियम और डाइस्प्रोशियम है, सीरियम है, ये कुल मिला के ना 17 एलिमेंट्स हैं। और ना आप पूछोगे सर, इन 17 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ये जो 17 एलिमेंट्स हैं इन्हें रेयर क्यों बोलते हैं? क्या देखो, ये बहुत सारे नहीं मिलते, नहीं, देखो ऐसा नहीं है, ये क्रस्ट में बहुत हैं। अर्थ की जो क्रस्ट है ना, वहां पे ये रेयर एलिमेंट्स बहुत मिलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये ना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ में मिक्स होके मिलते हैं। समझ गए? दूसरे मिनरल्स के साथ में मिक्स होके मिलते हैं। इन्हें अलग करना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। समझ गए? जैसे ए रेयर अर्थ एलिमेंट है, ए अकेला नहीं मिलेगा, ए बी सी के साथ में मिक्स होके मिलेगा। लेकिन देखो, ए को ना बी और सी से अलग करना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में, मतलब इनके बीच में आपस में प्यार है, मतलब दोस्ती वाला प्यार है, तो इनको ए को बी और सी से अलग करना डिफिकल्ट है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। इस वजह से इनको रेयर बोल देते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये मिलते नहीं है, मिलते बहुत हैं, बट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं। एक फ्रेंच जर्नलिस्ट है पिट्रोन, फ्रेंच जर्नलिस्ट है पिट्रोन, उनकी बुक है द रेयर मेटल वार, और अपनी बुक में ना वो बोलते हैं प्लेनेट को सेव करने के लिए क्या हम प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? वो क्वेश्चन रेज करते हैं कि प्लेनेट को बचाने के लिए क्या हम प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इन मेटल्स को क्रस्ट से निकालने में ना बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। और ये बात ना इसलिए बोलते हैं पिट्रोन, क्योंकि वैसे एक तरफ हम बोलते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता है, क्योंकि ईवी मोटर्स में, विंड टर्बाइंस में, डिफेंस में, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज है। अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स ज्यादा मात्रा में होंगे
तो मतलब ज़्यादा ईवी मोटर्स, ज़्यादा ईवी मोटर्स मतलब कम पोल्यूशन, ज़्यादा विंड टर्बाइंस मतलब ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कम एमिशन। सीधा लॉजिक ये है ना। लेकिन इस लॉजिक में हम ये चीज भूल जाते हैं कि भैया ईवी मोटर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होंगे, विंड टर्बाइंस में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होंगे, लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने में अपने आप में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। समझे बात को। इसके बाद देखो राइटर ना कोर टेक्निकल पॉइंट में आते हैं। वो बोलते हैं देखो बात तो हम करते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता है, लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता कैसे है। फोकस एक्चुअली में रेयर अर्थ एलिमेंट से ज्यादा मैग्नेट पे है। राइटर एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे कि देखो आपको पता है विंड टर्बाइन है, विंड टर्बाइन में मोटर लगती है और मोटर घूमती कैसे है, मैग्नेटिज्म की वजह से। मोटर कैसे घूमती है, विंड टर्बाइन में जो मोटर लगती है वो कैसे घूमती है, मैग्नेटिज्म की वजह से घूमती है। अब पुराने जो मैग्नेट्स होते हैं ना वो होते हैं कमजोर, लेकिन जो ये रेयर अर्थ वाले मैग्नेट है ना, रेयर अर्थ वाले मैग्नेट हैं जिनका नाम है नियोडाइमियम आयरन बोरोन। समझ गए। नए जो रेयर अर्थ वाले मैग्नेट्स हैं ना जिनका नाम क्या है, जिनका नाम ये है नियोडाइमियम आयरन बोरोन। ये देखो नए तरह के मैग्नेट है जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट है। ये बहुत छोटे होते हैं, साइज में बहुत छोटे, लेकिन पावर में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग। तो ना ये विंड टर्बाइन की मोटर हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर हो, उसको ना बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं ये नए तरह के मैग्नेट्स। तो अब दिक्कत ये है कि चाइना का डोमिनेंस है अभी फिलहाल रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। 90% जो रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग है किसके द्वारा की जाती है, चाइना में की जाती है। समझ गए। दुनिया में देखो रेयर अर्थ कि माइनिंग की जो साइट्स है ना वो तो बहुत सारी जगह में है, यूएसए में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इनका मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग, इनकी रिफाइनिंग मुश्किल है। समझ गए। मैटर ये करता है कि इनकी रिफाइनिंग कहां पे होती है। मिल तो ये कई जगह पे जाते हैं, रिफाइनिंग होती है चाइना में। 80 से 90% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनिंग है ना वो चाइना में होती है। ये देखो ठीक वैसे ही है जैसे तेल तो सऊदी अरेबिया निकाल रहा है, लेकिन पेट्रोल बनाने की जो फैक्ट्री है वो सिर्फ चाइना के पास हो। समझ रहे हो। बट बात वही है ना, एक्सट्रैक्ट करना रेयर अर्थ एलिमेंट्स को आसान है, लेकिन प्रोसेस करना मुश्किल है। वो पावर अभी सिर्फ चाइना के पास में है ज्यादा। चाइना ने बहुत सालों तक इस चीज पे देखो काम किया है। चाइना में डेन जियोपिंग थे ना 1990 में, तब से चाइना इन चीजों पे काम कर रहा है। तो अब तो कहावत हो गई है कि मिडिल ईस्ट के पास में ऑयल है और चाइना के पास में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। लेकिन देखो अब आते हैं इंडिया पे। अब इंडिया पे आते हैं। देखो लेट 2025 में ना इंडिया की सरकार ने ना ये रियलाइज किया कि सिर्फ माइनिंग करने से कुछ नहीं होगा, हमें ना वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, हमें रिफाइनिंग की कैपेसिटी तैयार करनी पड़ेगी, हमें ये मैग्नेट्स बनाने पड़ेंगे जिनकी आवश्यकता होती है विंड टर्बाइन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में। तो सरकार ने ना 7,280 करोड़ की ना एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम क्या है? स्कीम के अंतर्गत देखो टारगेट ये रखा गया है पर ईयर 6,000 टन सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट जो है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। अगर देखो ये टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर देखो चाइना पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। और अगर देखो हम मैग्नेट्स बनाएंगे तो देखो टाटा महिंद्रा की जो मोटर्स हैं वो भी इनको यूज करेंगी और पूरा जो इकोसिस्टम है इनका हमारे देश में इंप्रूव होगा। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं पिक्चर ना इतनी आसान नहीं है। 3 बड़े चैलेंजेस आर्टिकल में बताए गए हैं। सबसे पहले मोनाजाइट एंड न्यूक्लियर लिंक। मोनाजाइट एंड न्यूक्लियर लिंक क्या है? इंडिया में देखो रेयर अर्थ के जो एलिमेंट्स हैं वो कहां पे मिलते हैं? पहाड़ों में नहीं मिलते, बीच सैंड्स में मिलते हैं, जैसे केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। और इस सैंड को बोलते हैं मोनाजाइट सैंड। देखो मोनाजाइट में ना रेयर अर्थ तो होते हैं
लेकिन उनके साथ ना थोरियम भी होता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहाँ पे मिलते हैं, ये जहाँ पे बीच वगैरह है वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन देखो, मोनाजाइट सैंड के साथ साथ वहाँ पे ना उनके साथ थोरियम भी मिलता है। और थोरियम क्या है? थोरियम है एटॉमिक मिनरल। इसलिए ना इंडिया में रेयर अर्थ की माइनिंग ओपन मार्केट के लिए फ्री नहीं है, क्योंकि कल को कोई माइनिंग करेगा तो उसे एटॉमिक मिनरल भी मिल जाएगा, फिर उसका मिसयूज हो सकता है। तो इंडिया में ना इसे रेगुलेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा और IREL के द्वारा। IREL क्या है? IREL है इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड। समझ गए? मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, क्योंकि आप रेयर अर्थ निकालोगे तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी निकलेगा। और हमें देखो वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा, हमें कम्युनिटी को बचाना पड़ेगा रेडिएशन से। और यही तो देखो ग्रीन एनर्जी की बहुत बड़ी आयरनी है। जैसा शुरुआत में बोला, वैसे तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए ग्रीन एनर्जी के लिए ताकि एमिशन को कम किया जा सके, लेकिन क्लीन एनर्जी के लिए क्या आप रेडियो एक्टिव रिस्क को हैंडल कर सकोगे? यह बहुत बड़ा डायलेमा है। तो यह है चैलेंज नंबर 1। अब चैलेंज नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने ना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन बनाया। उन्होंने ना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए हैं 2031 तक के लिए। लेकिन देखो, सिर्फ ढूंढने से क्या होगा यार? मैंने बोला ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे प्रोसेस करना मुश्किल है। तो राइटर बोलते हैं हमारे देश में ना गैप है, लैब टू लैंड का गैप है। लैंड पे मिल जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट, लेकिन उसे लैब में जाके रिफाइनिंग करना वो मुश्किल है। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जो लैब से निकल के रेत तक पहुंचे, यानी सैंड तक पहुंचे, और सैंड पर वो टेक्नोलॉजी पहुंचकर रेत को अलग करे, मतलब रेत से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसे अलग करके निकाले। वैसी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। पॉइंट क्लियर है? और इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए रेगुलेटरी क्लैरिटी, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को क्लियर रूल्स हमें बताने होंगे। दूसरा, सरकार को ना पैसा लगाना पड़ेगा प्रोसेसिंग प्लांट्स में। सरकार को यह समझना होगा ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलने मुश्किल नहीं है, प्रोसेसिंग मुश्किल है। प्रोसेसिंग प्लांट में पैसा लगाओ। फिर तीसरा, क्रेडिबल इन्फोर्समेंट भी होनी चाहिए, मतलब इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जिनको लाइसेंस मिला है वही माइनिंग करें और वही लोग प्रोसेसिंग करें। प्रोसेसिंग तो हर कोई इलीगल तरीके से कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतने इतने पैसे लगते हैं प्रोसेसिंग प्लांट में, कौन ही इलीगल ढंग से वो काम करेगा। तो देखो, अभी ना सरकार नॉलेज तो क्रिएट कर रही है डिपॉजिट्स पे, लेकिन उसे ना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में नहीं सरकार कन्वर्ट कर पा रही है। ये दिक्कत है। फिर इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे, चैलेंज नंबर 3 है। सोचो, देखो आपने ना मैग्नेट की फैक्ट्री लगा ली, लेकिन क्वेश्चन उठता है उसे खरीदेगा कौन? मैग्नेट की परमानेंट मैग्नेट की फैक्ट्री आपने लगा ली, लेकिन खरीदेगा कौन? क्योंकि चाइना तो उस परमानेंट मैग्नेट को बहुत सस्ता बेच रहा है। तो आर्टिकल सजेस्ट करता है कि आपको ना कुछ एग्रीमेंट्स साइन करने होंगे। जैसे सरकार को यह इंश्योर करना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनीज है ना, जैसे ओला, टाटा है, वो प्रोमिस करें कि वो सिर्फ इंडियन मैग्नेट्स ही परचेज करेंगी। मतलब हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनी अगर प्रोमिस करें ना कि हाँ सिर्फ हम इंडियन मैग्नेट्स परचेज करेंगे, चाइना वाले नहीं परचेज करेंगे, तो इससे देखो फैक्ट्री लगाने वाले पर्सन को ना आसानी से लोन मिल जाएगा, इस शर्त पे कि हाँ भाई ऑलरेडी उसके पास में ऑर्डर हैं टाटा के, ओला के। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ही है, मतलब वे फॉरवर्ड आई गया आप तो, कि देखो फ्यूचर उस कंट्री का है परमानेंट मैग्नेट्स में या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स में जो स्केल कर सकता है और इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग के लिए। पता लगे एक प्रॉब्लम ठीक करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और रिस्क को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। चाइना की टोकरी में सारे अंडे नहीं डालने हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें वे फॉरवर्ड में बोली जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो जोया हसन का है। आर्टिकल है मनरेगा टू VB यानी विकसित भारत जी राम जी। आपने सिलेबस में GS पेपर 3 इकोनॉमी और इवन GS पेपर 2 पॉलिसी रिलेटेड जो टॉपिक्स है ना, वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
तो इस आर्टिकल में देखो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी जो है, ये शिफ्ट कैसा है, बड़ा शिफ्ट है, गांधी का नाम क्यों हटाया, फंडिंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, 2005 में मनरेगा क्यों आया था, और फिलोसफी, राइट्स वर्सेस चैरिटी, वो सब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले न्यूज़ क्या है, देखो 2005 में ना एक कानून आया था, 2005 में एक कानून आया था नरेगा, और 2009 में इसे कन्वर्ट करके बना दिया गया मनरेगा। इसका कोर प्रिंसिपल ये है डिमांड ड्रिवन वर्क, मतलब अगर गांव का कोई नागरिक काम मांगता है तो सरकार को काम ना देना ही पड़ेगा, क्योंकि उस गांव के नागरिक का लीगल राइट है इस एक्ट के अंतर्गत कि एक साल में मुझे 100 दिनों का काम तो सरकार को देना ही पड़ेगा। नहीं दे पाई सरकार काम तो फिर वो कंपनसेशन वगैरह मांग सकता है कि इतना दिन के वेजेस मुझे दो, आप काम नहीं दे पाए। लेकिन अब आ गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी VBG राम जी। आप डिफरेंस समझो, डिफरेंस क्या है। मनरेगा जो है वो देखो राइट बेस्ड था कि अधिकार है मेरा, राइट टू वर्क है, लेकिन नया सिस्टम जो है 2025 वाला ये सप्लाई ड्रिवन है। इसका मतलब ये है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्टेट को कितना एलोकेशन मिलेगा इस स्कीम के अंतर्गत। अब डिमांड नहीं देखी जाएगी, अब सप्लाई किंग है। जिस सरकार को ज्यादा पैसा मिल गया वो ज्यादा काम दे देगा। सरकार तय करेगी कि प्रोग्राम कहां पे चलेगा और कितना चलेगा। अथॉरिटी जो है अब पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो गई है। पहली अथॉरिटी किसके पास थी? पहले अथॉरिटी थी जनता के पास में, जनता मालिक थी कि मुझे 100 दिन का काम दो, लीगल राइट था उनका। लेकिन अब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है और नाम भी बदल गया है। राइटर बोलती हैं कि देखो ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल रप्चर है। महात्मा गांधी का नाम हटाना राइटर के अनुसार ये एक पॉलिटिकल सिग्नल है। मतलब गांधी जी का नाम क्यों था? क्योंकि गांधी जी का एक विजन था, सबसे गरीब जो लोग हैं ना, पुअरेस्ट, उनके लिए जस्टिस। और नाम हटाकर इसे विकसित भारत से जोड़ना मतलब पॉलिसी का जो मोरल कंपस है वो देखो बदल गया है। फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जीन ड्रीज, वो कहते हैं मनरेगा की जगह ये VBG राम जी लेके आना ये देखो कोई रिफॉर्म नहीं है, ये एक प्रकार से राइट टू वर्क का यानी लॉ का अंत है। क्यों? क्योंकि देखो नए कानून ने ना एम्प्लॉयमेंट पर कैप लगा दिया है। पहले अनलिमिटेड पोटेंशियल था, जितनी डिमांड उतना काम। अब कंट्रोल जो है वो सेंटर के पास में है कि सेंटर किसको पैसा एलोकेट करेगा। स्टेट की जो ऑटोनॉमी है अब पूरी तरह से खत्म हो गई है इस VBG राम जी में। राइटर इवन फिस्कल ट्रैप के बारे में भी बताते हैं। राइटर कहते हैं देखो पहले फंडिंग रेशो ना 90:10 था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देता था, 10% पैसा स्टेट्स की तरफ से। 100 रुपए लगाए हैं तो 90 सेंटर देता था और 10 स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट खुशी खुशी दे देती थी इतना, क्योंकि उन पर बोझ कम था। अब नया रेशो है 60:40। स्लाइड एक बार चेंज कर लेते हैं। नया रेशो क्या है? 60:40। आप इसका ना इंपैक्ट सोचिए। अब बिहार जैसा राज्य है, उड़ीसा जैसा राज्य है, गरीब राज्य है, क्या उनके पास में इतना रेवेन्यू है कि वो 40% स्कीम का जो बोझ है वो उठा सकें? नहीं है। नतीजा, स्टेट्स कम प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देंगे, वो डिमांड को भी सप्रेस कर देंगे क्योंकि उनके पास में पैसा ही नहीं है। और विदाउट फिस्कल सपोर्ट स्टेट्स के ऊपर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना एक प्रकार से ना इस स्कीम को मारने जैसा है, क्योंकि स्टेट्स के पास में पैसा होता ही नहीं है। फिर राइटर ना थोड़ा इतिहास में जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि ये स्कीम क्यों आई थी। 2004 में ना यूपीए की सरकार आई थी, और यूपीए की सरकार आने से पहले जो इलेक्शन हुए थे ना, उसमें बीजेपी ने एक नारा दिया था इंडिया शाइनिंग का, कि भारत जो है वो शाइन कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन देखो गांव के लेवल पे ना बहुत ज्यादा नाराजगी थी कि देखो इंडिया बेशक शाइन कर रहा हो लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। वो जो ग्रोथ थी ना वो जॉबलेस ग्रोथ थी, खेती संकट में थी गांव के लेवल पे, और मार्केट के बेस्ड पे जॉब्स उतनी जनरेट नहीं हो रही थी।
तो इसी वजह से राइट बेस्ड अप्रोच डेवलप की गई थी कि देखो मार्केट तो उतनी जॉब्स नहीं डेवलप कर पा रही है, तो कम से कम राइट बेस्ड फ्रेमवर्क हमें अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए 3 बड़ी चीजें उस समय आई थी यूपीए की जब सरकार बनी थी। एक आरटीआई आया, दूसरा ट्राइबल्स को राइट देने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, तीसरा मनरेगा आया यानी राइट टू वर्क आया। 3 चीजें आई थी उस समय, काम का अधिकार, जल जंगल जमीन, और तीसरा सूचना का अधिकार। अब ये जो कानून थे ना, ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के खिलाफ नहीं थे, बल्कि देखो ये ना एक प्रकार से सोशल वेलफेयर के टूल थे। ये 3 कानून इंश्योर करते थे कि ग्रोथ का फायदा सबको मिले, सिर्फ अमीरों को ना मिले। ये माना गया था कि अगर ग्रोथ फेल हो तो फिर देखो ये स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि सबको ना लाइवलीहुड की सिक्योरिटी देना, क्योंकि ग्रोथ तो फेल हो गई थी। 1991 के बाद में हमारे देश में ग्रोथ तो बहुत आई, लेकिन फायदा सबको नहीं मिला। फायदा सबको नहीं मिला तो फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ना कि ये इंश्योर करना फायदा सबको मिले। समझ गए? तो जोया हसन ना यहां पे एक बहुत डीप पॉइंट उठाती हैं। देखो मनरेगा कोई आम यूजुअल स्कीम नहीं थी, ये कोई टारगेटेड स्कीम नहीं थी। मनरेगा एक प्रकार से ना यूनिवर्सल स्कीम थी, और इस स्कीम ने ना मजदूर को ताकत दी थी कि अगर पेमेंट लेट हुई तो फिर उसे कंपनसेशन मिलता था, बकायदा सोशल ऑडिट होता था, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती थी कि कोई करप्शन ना हो। लेकिन आप देखो नए दौर में क्या हो रहा है। नए दौर में देखो जो कॉरपोरेट लोग थे वो इस स्कीम के अगेंस्ट थे। उन्हें यह लगता था कि यार सिर्फ मनरेगा में ना पैसा बर्बाद हो रहा है और मजदूर जो हैं वो काम करेंगे नहीं, ऐसे तो उन्हें फ्री के खाने की आदत पड़ जाएगी। तो राइटर एक आरोप भी लगाते हैं जो हमारे काम का नहीं है कि पिछले 11 सालों में ना जो पॉलिटिक्स है वो राइट विंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो गई है। राइट विंग की पॉलिटिक्स ये कहती है सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो और फ्री में नहीं देना चाहिए जनता को, जबकि अगर पॉलिटिक्स लेफ्ट विंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होती है ना, तो लेफ्ट विंग तो वेलफेयर की बात करता है कि सब कुछ मार्केट पे मत छोड़ो, मजदूरों को ताकत दो, फ्री में चीजें दो, सोशल वेलफेयर सुनिश्चित करो, ये सारी चीजें लेफ्ट विंग बोलता है। तो फिलोसफी ये है, राइटर ये बोलते हैं अब देखो राइट्स को यानी अधिकारों को ना पसंद नहीं किया जाता। अब सरकार ये चाहती है कि ना आप लाभार्थी बने, बेनिफिशियरी बने, आप राइट होल्डर ना बने। सरकार ये चाहती है, क्योंकि मनरेगा में तो मजदूरों के राइट्स थे, लेकिन नई स्कीम में तो मजदूर सिर्फ लाभार्थी हैं। जैसे सरकार उन पे दया दिखा रही है, ऐसी स्कीम बनाई गई है वीबी जी राम जी। क्योंकि देखो राइट मांगा जाता है, राइट क्लेम किया जाता है, और जो लाभार्थी होते हैं वो तो सिर्फ शुक्रगुजार होते हैं कि सरकार ने हमें जितना भी दे दिया बहुत है। तो ये डिफरेंस है दोनों स्कीमों में। समझ गए? फिर इसके बाद राइटर क्या बोलते हैं, इसके बाद एक पॉइंट देखो ये भी रह गया कि राइटर बोलते हैं प्रोसेस भी देखो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रोडक्ट। मतलब जब 2005 में मनरेगा एक्ट आया था ना, तो सर्वसहमति से आया था कि हाँ भाई ये होना चाहिए। लेकिन ये सरकार का जो विकसित भारत जी राम जी एक्ट आया है, बिल पास हुआ है, ये तो देखो जबरदस्ती में आया। ओपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजा ही नहीं गया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई सहमति नहीं बनी। समझ गए? तो कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, जैसे नरेगा संघर्ष मोर्चा, उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की इस एक्ट के अगेंस्ट। मतलब अब एक्ट बन चुका है ना, बिल के अगेंस्ट। तो दिल्ली पुलिस ने ना जंतर मंतर पर परमिशन मना कर दी। क्यों? क्योंकि ये बोला गया कि 10 दिन का नोटिस नहीं दिया गया। एक कानून जो पिछले 20 साल से चल रहा था उसे 2 दिन में खत्म कर दिया गया, लेकिन सिटीजन्स को विरोध करने के लिए 10 दिन का वेट करना पड़ेगा। अब इससे पता चलता है कि विरोध को कैसे प्रोसीजरल डिले का बहाना बना के कैसे जनता को विरोध ही नहीं करने दिया जाता। तो निष्कर्ष देखो यही निकलता है, ये मनरेगा को खत्म करके विकसित भारत जी राम जी का आना, ये सिर्फ एक स्कीम का बदलना नहीं है। कुल मिला के ये डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है ना, उसी को कमजोर कर दिया गया है। कोविड-19 की महामारी आई थी तो मनरेगा ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया था उस समय, लेकिन इसे खत्म करना
ये राइट्स को खत्म करने के समान है, ये फिस्कल फेडरलिज्म को खत्म करने के समान है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नई जो 4 लेबर कोड्स आई हैं ना, उनके बारे में है। और लेबर कोड्स में भी हमारा जो फोकस होगा किस पे होगा? इनफॉर्मल वर्कर्स पे होगा। अभी मैं पढ़ रहा था, जो गिग वर्कर्स हैं उन्होंने ना स्ट्राइक करने का आह्वान किया है कि सारे जो गिग वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर रहेंगे। खैर, ये जो आर्टिकल है ये भी अच्छा आर्टिकल है। तो राइटर इस आर्टिकल में ना ये आरोप लगाते हैं कि जो ये नए कानून है ना, ये रिफॉर्म के नाम पे ना बल्कि राइट्स इनफॉर्मल वर्कर्स के छीन रहे हैं। कैसे? हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मतलब लेबर कोड्स क्यों बदले वो भी जानेंगे, क्या गलती हुई है कानून बनाते वक्त, क्या बोलते हैं राइटर, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, सबसे पहले ना बेसिक्स समझो। इंडिया में ना लेबर लॉज का ना जंगल था पहले। मतलब टोटल 44 सेंट्रल लॉज थे और सरकार ने ये बोला देखो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है सिस्टम। तो सरकार ने ना 44 लेबर लॉज को मर्ज करके ना 4 कोड्स बना दिए। 2019-20 में ऐसा हुआ था। कौन से 4 कोड्स बना दिए सरकार ने? ये सारे कोड्स बना दिए, ये 4 कोड्स बना दिए। कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ये 4 बना दिए। सरकार का क्लेम देखो ये है, हम ना लेबर लॉज को ना कंसोलिडेट हमने किया है और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो लेबर लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले इन लेबर लॉज का और इन बिजनेस करना आसान हो जाए। मतलब सबके लिए विन विन सिचुएशन हम इन कोड्स के तहत इंश्योर करना चाहते हैं। लेकिन राइटर कहते हैं देखो सरकार का ना ये बहुत बड़ा मिथ है। क्या है? बहुत बड़ा मिथ है। देखो वैसे ना लेबर आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। लेबर कौन सी लिस्ट में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मतलब सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं लेबर पे। अब देखो एक सिस्टम होता है ट्राइपैर्टाइट कंसल्टेशन। क्या होता है? मैं एक खाली पेज लेके आपको बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं, कोई बात नहीं। सिस्टम होता है ट्राइपैर्टाइट कंसल्टेशन। मतलब 3 पार्टीज, एक सरकार, दूसरा मालिक यानी एम्प्लॉयर और तीसरा मजदूर यानी वर्कर्स। ये तीनों मिलते हैं एक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में, आईएलसी में। और आर्टिकल पॉइंट आउट करता है कि इन 4 कोड्स को पास करने से पहले ये जो ट्राइपैर्टाइट कंसल्टेशन था वो हुआ ही नहीं। मतलब तीनों के बीच में कोई कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, सहमति बनानी चाहिए थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बनाई गई। मजदूरों से पूछा ही नहीं गया। मतलब जिस ट्राइपैर्टाइट कंसल्टेशन की हमने बात की ना, तीनों बैठते बात करते, वो मिसिंग था। फिर राइटर बोलते हैं देखो मीडिया में ना चर्चा है ऑर्गेनाइज सेक्टर की कि हाँ भाई इन लेबर कोड्स का क्या फायदा होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। लेकिन असली भारत जो है वो कहां पे है? असली भारत तो इनफॉर्मल सेक्टर में है ना। देश की 90% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और ये लोग देश की जीडीपी में ना 65% कंट्रीब्यूट करते हैं। कितना? 65%। लेकिन इन कोड्स ने ना इन इनफॉर्मल वर्कर्स को तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कोड में थोड़ा सा जिक्र है इनफॉर्मल वर्कर्स का। बाकी 3 कोड्स में ना इनफॉर्मल जो वर्कर्स है ना वो गायब कर दिए गए हैं। आप एग्जांपल लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का। इनके लिए पहले ना एक स्ट्रॉन्ग कानून था, BOCDW एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। नए कोड्स ने ना इस एक्ट के प्रोटेक्शन को खत्म करके कमजोर कर दिया है। अब आप ना थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है लेकिन सुनना। ये जो एक्ट की मैं बात कर रहा हूं ना, जो खत्म कर दिया गया है, BOCW एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर ना 180 रूल्स थे। अब ये रूल्स ना कंस्ट्रक्शन वर्कर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए थे। लेकिन नया जो कोड है ना, ये वाला ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वाला, इसमें ना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सेफ्टी वाले जो रूल्स हैं वो मिसिंग हैं। नेक्स्ट देखो इंस्पेक्शन का इशू उठाते हैं राइटर। पहले देखो लेबर इंस्पेक्टर जो होते थे वो साइट पर जाते थे, चेक करते थे कि हेलमेट लगाया है या नहीं लगाया है, पानी है या नहीं है। लेकिन नए कोड्स जो हैं वो वेब बेस्ड इंस्पेक्शन का प्रोविजन करते हैं कि हाँ भाई ऑनलाइन इंस्पेक्शन हो जाएगा, कंप्यूटर से इंस्पेक्शन होगा। कैसे? क्या देखो कोई सॉफ्टवेयर बताएगा कि वर्कर जो है वो गिरने वाला है,
देखो ये जो ऑनलाइन इंस्पेक्शन का सिस्टम होगा ना, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन 81 का वायलेशन होगा। ये जो नीचे लिखी हुई है ILO की कन्वेंशन 81, इंडिया ने देखो इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। और ये जो कन्वेंशन है ना, ये फिजिकल इंस्पेक्शन की बात करता है, लेकिन हमने तो ऑनलाइन इंस्पेक्शन का प्रोविजन किया है। फिर नेक्स्ट हेल्थ की बात करते हैं। देखो गरीब मजदूर जो होता है ना, वो अलग अलग बीमारियों का शिकार हो जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन के काम में सिलिकोसिस यानी जो पत्थर की धूल होती है ना, उसकी वजह से उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं। एग्रीकल्चर में जो मजदूर लगा होता है, वहाँ पे पेस्टिसाइड्स की वजह से उसको कैंसर का डर हो जाता है। और जो सोल्ट वर्कर्स होते हैं, वो देखो स्किन और दूसरी जो किडनी रिलेटेड बीमारियां होती हैं उससे वो पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन जो नए OSHWC यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वाले जो रूल्स हैं ना, उनमें इनके लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी बनी नहीं है। और ये ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 161 का वायलेशन है। ये जो ILO की कन्वेंशन 161 है ना, ये कहती है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज सबके लिए होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी, एग्रीकल्चर वर्कर के लिए भी, सोल्ट वर्कर के लिए भी। लेकिन नहीं है, मतलब नए कोड्स में इनका कोई जिक्र ही नहीं है। अगर वो बीमार पड़े तो कोई मदद नहीं मिलेगी। समझ गए? फिर इसके बाद देखो पैसों की बात करते हैं। राइटर कहते हैं देखो पहले क्या होता था, सरकार ना सेस लगाती थी। सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स, जैसे बीडी वर्कर वेलफेयर सेस, सोल्ट सेस। और इस सेस से जो पैसा इकट्ठा होता था ना, उसका यूज वर्कर्स की भलाई के लिए होता था। लेकिन अब GST आने के बाद में ना बहुत सारे जो सेस हैं वो देखो खत्म कर दिए गए हैं। आर्टिकल चेतावनी देता है कि अगर देखो सेस खत्म हुआ तो उसका कोई अल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना। उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। बीडी वर्कर्स, माइनिंग का वर्कर है, उसके लिए पहले वेलफेयर के लिए पैसा आता था सेस से, लेकिन अब कहां से आएगा? एम्प्लॉयर तो दे नहीं रहा है, और सरकार ने बताया नहीं है कि अब इनके लिए पैसा कहां से आएगा अगर सेस हटा दिया है तो ये दिक्कत है। फिर देखो सरकार ने ना एक मॉडल बनाया, एक पोर्टल बनाया, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल पे मजदूर अपने आप को रजिस्टर करते हैं और डेटा इकट्ठा हो रहा है मजदूरों का। लेकिन डर यह है कि सेंटर जो है वो सारे फंड्स कंट्रोल कर लेगा। मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1 लाख करोड़ का फंड जमा है। अगर सेंटर ने इसे ले लिया तो फिर देखो जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनको तो पैसा मिलेगा नहीं। तो ये डर है स्टेट्स को कि सेंटर ना ई श्रम पोर्टल के माध्यम से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का पैसा इकट्ठा कर रहा है, डेटा इकट्ठा कर रहा है, और फिर उस डेटा का यूज करेगा उनको पैसे देने के लिए या फिर नहीं देने के लिए। लेकिन स्टेट के हाथ में कुछ नहीं आएगा। यहां पे ये एग्जाम्पल भी, आप ये एग्जाम्पल समझो। देखो तमिलनाडु ना लेबर वेलफेयर में सबसे बेस्ट है। वहां पे ना 39 सेक्टर स्पेसिफिक बोर्ड्स हैं। जैसे ऑटो ड्राइवर के वेलफेयर के लिए अलग से बोर्ड बना रखा है, वॉशरमैन वर्कर्स की वेलफेयर के लिए अलग से बोर्ड है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की वेलफेयर के लिए अलग से बोर्ड है। तो ये जो 39 सेक्टर स्पेसिफिक बोर्ड्स हैं ना, ये देखो वर्कर्स को ना पेंशन देते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं, एजुकेशन भी देते हैं। लेकिन देखो नया जो सोशल सिक्योरिटी कोड अब सरकार लेके आई है ना, वो कहती है कि एक ही बोर्ड बना दो, इतने सारे बोर्ड नहीं होने चाहिए। एक ही बोर्ड बना दो, इतने सारे बोर्ड्स खत्म कर दो। तो देखो अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु का ना सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और दूसरी तरफ देखो आंध्र प्रदेश ने ना अपने बोर्ड्स जो हैं वो बंद भी कर दिए हैं। मतलब तमिलनाडु ने तो अभी तक अपने अलग अलग सेक्टर्स के लिए बोर्ड बंद नहीं किए हैं, आंध्र प्रदेश ने बंद भी कर दिए हैं। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं वे फॉरवर्ड में, तमिलनाडु और केरला जैसे जो स्टेट्स है ना, उनको स्टैंड लेना होगा कि हाँ हम ये बोर्ड जो है वो डिजोल्व नहीं करेंगे, और जो सेफ्टी रूल्स हैं कंस्ट्रक्शन साइट से संबंधित उनको रीस्टोर किया जाए। नए जो कोड्स आए हैं इनमें लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा फिजिकल इंस्पेक्शन होनी चाहिए, ट्राइपैटाइट डायलॉग होना चाहिए सरकार, एम्प्लॉयर और मजदूरों के बीच में, ताकि रिफॉर्म लाए जा सके। BR अम्बेडकर ने एक बात बोली थी, आप ये याद रखिएगा, ऐसे में यूज कर सकते हो, लेबर इज नॉट कमोडिटी। लेबर में भी देखो डिग्निटी इन्वॉल्व है, कमोडिटी नहीं है जिसे जब मर्जी चाहे जितने रेट पे खरीदा जा सके, बेचा जा सके।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये लेबर कोड वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।